Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Psychology of Money written by Morgan Housel. We are on page number 9, chapter number 1 and writer कहता है कि कोई भी crazy यानी पागल नहीं है. आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना आपकी पैसे की दुनिया के अंदर वो 0.00000001% है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन 80% होगा कि आपको लगता है कि भैया दुनिया ऐसे वर्क करती है. यानी आपकी समझ से बाहर है कि दुनिया में रियलिटी में क्या हो रहा है. ये आपका दृष्टिकोण है जो ये बनाता है कि आपके हिसाब से दुनिया में क्या हो रहा है. राइटर कहता है कि मैं आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ. हो सकता है आपको उससे बेटर फील हो कि आप अपने पैसे से क्या करते हैं और लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए शायद आप लेस जजमेंटल हो. आपको लगता है कि नहीं कि पीपल डू क्रेजी थिंग्स विद मनी. इसमें कोई भी पागलपन नहीं है. हम लोग एक अलग अलग जनरेशन के हैं. हमें अलग तरह के पेरेंट्स ने बड़ा किया है. उनके इनकम ग्रुप डिफरेंट थे, उनकी वैल्यूज़ फ़र्क थी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से थे, अलग अलग इकोनॉमीज़ के टाइम में उन्होंने जीवन जिया. उन्होंने अलग अलग तरह के जॉब मार्केट्स, इंसेंटिव्स, डिफरेंट डिग्री ऑफ लक, डिफरेंट डिग्री ऑफ लेसन सीखे. और ये जो यूनिक एक्सपीरियंसेस थे उसके बेसिस पे उन्होंने अपने मन में धारणाएं बनाई कि ये दुनिया यार काम कैसे करती है. जो हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं ना वो ज़्यादा कंपेलिंग होता है, वो ज़्यादा ट्रुथफुल होता है हमारी ज़िंदगी में इसके बनिस्बत कि हम सेकेंड हैंड सीख क्या रहे हैं किताबों से या किसी और चीज़ों से. तो हम सब, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं या कोई भी है, हमारे ज़िंदगी के अंदर जो भी हमारे व्यूज़ हैं ना ये एंकर्ड के हैं कि भाई पैसे कैसे काम करती है. ये सब व्यक्तिगत रूप में हमेशा अलग होगा. और आपको जो चीज़ें बिल्कुल पागलपन नज़र आती होंगी ना वो मेरे को बिल्कुल लगता होगा कि सेंसफुल है. मेरा 65 की उम्र तक अभी तक घर ना बनाना बहुत लोगों को पागलपन लगता है कि यार ये करती क्या है. और मुझे ये बिल्कुल ठीक लगता है क्योंकि मैंने बचपन से मेरे पापा से ये सीखा कि बेवकूफ़ बनाते हैं, बुद्धिमान रहते हैं. कोई व्यक्ति जो गरीबी में बड़ा होगा ना उसको हमेशा रिस्क लगेगा पैसे के मामले में. और सिमिलरली अगर कोई वेल्दी बैंकर का बच्चा है तो उसको इस रिस्क के बारे में सोचेगा भी नहीं. इस तरह राइटर बहुत सारे एग्जाम्पल देता है कि जो लोग इन्फ्लेशन के टाइम पे पैदा हुए हैं या जो स्टेबल प्राइसेस के टाइम पे पैदा हुए हैं, स्टॉक ब्रोकर जिसने सारे पैसे डिप्रेशन में खो दिए, या एक आम वर्कर जो लेट 1990s में जबकि इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तब पैदा हुआ. एक ऑस्ट्रेलियन जिसने कभी भी रिसेशन नहीं देखा और एक अमेरिकन जिसने बहुत रिसेशन देखा. तो ये जो लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस है ना ये बिल्कुल एंडलेस है. आप पैसे के बारे में वो जानते हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, या मैं जो जानती हूँ आप बिल्कुल भी नहीं जानते. तो जो आप ज़िंदगी में जैसी ग्रो करते हैं ना वो एक डिफरेंट बिलीफ सिस्टम बनाता है, गोल्स बनाता है और एक फोरकास्ट करता है कि आप अपने पैसे से क्या करेंगे. इसलिए नहीं है कि भाई कोई ज़्यादा बुद्धिमान है दूसरे से, कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके पास में. ये इसलिए है कि हमारी ज़िंदगियों को जो आकार मिलता है वो डिफरेंट टाइप के परसुएसिव एक्सपीरियंसेस से मिलता है और वहीं से हम फिर एक्शन लेते हैं. तो आपकी ज़िंदगी में पैसे के लिए जो भी हो रहा है ना ये 80% आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि भाई दुनिया में पैसा कैसे काम करता है. इट हैज़ नथिंग टू डू, मतलब पूरे 8 ज़ीरो लगा के 1% लिखा है राइटर ने कि रियलिटी चेक यही है. बहुत सारे स्मार्ट बुद्धिमान लोग भी डिसएग्री कर सकते हैं कि क्यों रिसेशन हुआ, कैसे रिसेशन हुआ, किस तरह से आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, कैसे आप इसको प्रायोरिटाइज करें, कितना रिस्क आपको लेना चाहिए और कितना आपको नहीं लेना चाहिए. फ्रेडरिक लुइस एलन की एक बुक में जहाँ पे वो अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात करता है जिसने अमेरिकन लोगों को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया. लेकिन 25 साल पहले बाद में जब उसने जॉन एफ कैनेडी, जब वो अपनी प्रेसिडेंटशिप के लिए आगे कैंपेनिंग कर रहे थे, उनसे पूछा कि अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन के बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं, तो कैनेडी ने बोला मुझे फ़र्स्ट हैंड नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है. मेरे पैसे, फैमिली के पास इतना पैसा था, हमारे पास बड़े घर थे, बहुत सारे नौकर थे, हम खूब ट्रैवल कर रहे थे. ये ग्रेट डिप्रेशन का सिर्फ ये पता है कि मेरे पिता ने
कुछ मालियों को नौकरी और दी ताकि उनके पास खाने के लिए पैसा हो सके। इसलिए मुझे डिप्रेशन के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उसके बारे में हार्वर्ड में पढ़ा एंड दैट मेड पीपल थिंक ऑल्सो कि जिस व्यक्ति को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिगेस्ट इकोनॉमिक स्टोरी जो लास्ट जनरेशन में हुई, वो क्या किसी देश की इकोनॉमी का चार्ज ले सकता है? रियलिटी ये है कि किसी भी प्रकार का उसके बारे में पढ़ाई करनी ओपन माइंडेड के साथ भी हम जेन्युइनली वो फियर, वो अनसर्टेनिटी अपने माइंड में नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो लोगों ने उस समय एक्सपीरियंस की होगी। मैं ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ सकती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी पे उसका कोई इमोशनल प्रभाव नहीं है, क्योंकि मैंने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया। और जिसने उसको एक्सपीरियंस किया है, वो ज़िंदगी बिल्कुल दुनिया को एक डिफरेंट लेंस की तरह देखेगी। राइटर का कहना है कि ये जितनी भी हिस्टोरिकल स्टडीज़ हम करते हैं लोगों के बारे में, ज़िंदगी में उन्होंने क्या पैसा खोया, क्या कमाया, हम स्टडी करते हैं, अनलेस एंड अनटिल हमने उसको खुद पर्सनली एक्सपीरियंस ना किया हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सपीरियंस नहीं करा हो, हम ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं पूर्ण रूप से कि वो हमारे व्यवहार को बदले। हमारा एक अपना व्यक्तिगत तरीका है सोचने का कि दुनिया कैसे काम करती है। पेज नंबर 13 पे माइकल बैटनिक के शब्द हैं, कुछ लेसन्स हम तभी सीखते हैं जब हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं, तभी उसे समझ पाते हैं। 50 साल की एक स्टडी ने यहाँ पर ये देखा गया डिटेल में कि लोग, खास करके अमेरिकन्स पे ये स्टडी की गई कि वो अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। तो थेरेटिकली हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बेस्ड किस पे है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या गोल हैं या हम कैसी ज़िंदगी को चाहते हैं जीना, उसके ऊपर। बट दैट्स नॉट ट्रू। इकोनॉमिस्ट ने ये पाया रिसर्च के बाद में कि लोगों के ज़िंदगी भर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हेविली इस चीज़ के ऊपर एंकर्ड होते हैं कि उनका मनी एक्सपीरियंस, स्पेशली जो अर्ली एज, जो उनकी एडल्ट लाइफ होती है, उसमें कैसा होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप उस समय में पैदा हुए होंगे जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो आप बॉन्ड्स में कम पैसा लगाएंगे बनिस्बत उनके कि जब इन्फ्लेशन लो थी तब लोग पैदा हुए। अगर आप स्टॉक मार्केट जब स्ट्रॉन्ग है तब आप स्टॉक में ज़्यादा पैसा लगाएंगे इन कंपैरिजन टू उन लोगों के कि वो जब पैदा हुए तब स्टॉक वीक था। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी में है इस रिसर्च से कि जो भी हम इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये रिस्क डिपेंड करता है हमारी पर्सनल हिस्ट्री पे। नो इंटेलिजेंस, नो एजुकेशन, नो सोफिस्टिकेशन, सिर्फ एक डम लक, यानी राइटर लिखते हैं एक किस्मत कि आप किस समय में पैदा हुए हो, ये डिसाइड करती है कि आप अपने पैसे को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करेंगे या खर्च करेंगे। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ बताऊं, तो मैं एक बहुत अमीर घर के अंदर पैदा हुई और मेरी मम्मा बहुत खर्चा करती थी, मेरे पापा भी बहुत खर्चा करते थे। मुझे पैसा खर्च करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, फॉर हॉलीडे, फॉर मस्ती, फॉर दिस एंड दैट। लेकिन जब मेरा बेटा है, जिस समय वो 12-13 साल का था, ही सॉ अ फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस व्हेन वी केम टू दिल्ली, और एक एक पिज़्ज़ा के लिए मैं उसका हिसाब मांगती थी। अब मैं जब वो बिज़नेस में आया, मैं उसको देखती हूँ तो एक पूरा एफ़र्ट लगाता है पैसा जमा करने में, उसको इन्वेस्ट करने में। ही फील्स इनसिक्योर अबाउट मनी ऑल्सो, मीन्स उसको ये लगता है कि उसके पास टफ टाइम आ सकते हैं एंड ही शुड सेव मनी फॉर दैट। बिल ग्रॉस का यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है, जिसको फाइनेंशियल टाइम ने इंटरव्यू किया। ये एक बहुत ही फेमस बॉन्ड मैनेजर था। उसने ये एडमिट किया कि जो आज उसने ज़िंदगी क्रिएट की है थ्रू द इन्वेस्टमेंट्स इन बॉन्ड, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता अगर वो एक दशक पहले पैदा हुआ होता। का पैदा होना कोइंसाइड किया परफेक्टली विद द जनरेशनल कोलैप्स इन द इंटरेस्ट रेट, जिसने कि बॉन्ड के प्राइजेस को बिल्कुल टेलविंड दी और उसकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई। बॉन्ड के ग्रॉस के लिए बॉन्ड एक वेल्थ जनरेटिंग मशीन थे, जो कि उसके फादर की जनरेशन, जो कि एक बहुत ही हायर इन्फ्लेशन रेट के टाइम के ऊपर बड़े हुए, उनके लिए बिल्कुल वेल्थ ख़त्म करने वाला तरीका होगा। इसी तरह से बुक पेज नंबर 14 पे स्टॉक्स का रेफरेंस देती है, इन्फ्लेशन का रेफरेंस देती है, फिर देशों का रेफरेंस दे रही है, जर्मनी और जापान का, कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2
जर्मनी और जापान बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही अनाज उगाया जा पा रहा था कि एक सिटीज़न को सिर्फ 1000 कैलोरी दिया जाए, इन कंपैरिजन टू एट द सेम टाइम यूएस के अंदर जहाँ पे स्टॉक मार्केट बिल्कुल डबल हो रही थी, इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग थी। ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो लोग जापान और जर्मनी में रह रहे थे और जो लोग अमेरिका में रह रहे थे, उनकी सोच पैसे के लिए इन जनरल एक जैसी होगी। कोई भी ये एज्यूम नहीं करेगा कि वो सेम इंसेंटिव से इन्फ्लुएंस होंगे। कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो किसी भी एडवाइस को एक ही ढंग से ट्रस्ट नहीं करेंगे। लाइफ के किसी भी मैटर को, चाहे वो मनी हो या कुछ भी हो, उसको एक ही तरह से अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनका व्यू पॉइंट पैसे के बारे में बिल्कुल एक अलग प्रकार की दुनिया को एक्सपीरियंस करके बना है। सच्चाई ये है कि एक प्रकार के लोगों को पैसे के ढंग से इन्वेस्ट करना या खर्चा करना या उसके बारे में सोचना जो बिल्कुल लॉजिकल लगता है, परफेक्ट सेंस लगता है, दूसरे को बिल्कुल आउटरेजियस लगेगा और पागलपन लगेगा। मेरे जो कोच हैं, जिनके लिए मैं बहुत सारी सलाह अपनी ज़िंदगी को लेती हूँ, उन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि मैं अपनी विंडो से ग्रीनरी देखूं और उसके लिए इतना ज़्यादा रेंट दूं कि वो मुझे थोड़ा स्ट्रेस में रखे। मुश्किल नहीं है, पर स्ट्रेस में रखे। लाइफ और भी चीज़ों में एक्सपेंसिव होती है और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि यार ये क्यों नहीं समझते हैं कि अब मैं 65 के बाद में जो थोड़ी ज़िंदगी बची, मैं वैसे जीना चाहती हूँ जैसे मैं जीना चाहती हूँ। क्योंकि बचपन में मैंने बहुत ही रिच बचपन देखा है, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इन लग्जरी वॉज, मतलब एट इट्स ऑप्टिमम उस समय के हिसाब से। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को जॉब करते हुए अच्छी ज़िंदगी जी, लेकिन पैसे को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हुए देखा, इन्वेस्ट करते हुए देखा, सिक्योरिटीज़ क्रिएट करते हुए देखी। एक बहुत ही हार्ड एग्जाम्पल है, दिल छूने वाला, जिससे वो ये प्रूव करने चाह रहे हैं राइटर कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी की सोच को बदलता है। वो कहते हैं मेरी खुद की आंट एक अमेरिकन जिसे स्वेट शॉप्स कहते हैं वहाँ काम करती थी। बहुत ही हार्ड वर्क था, बहुत लंबे घंटे, बहुत थोड़ा पैसा, बहुत ही गंदी काम करने की कंडीशंस होती थी, लेकिन मेरी आंट को वो बहुत ही अच्छा लगता था वहाँ काम करने का। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो एक प्रॉस्टिट्यूट थी। ज़िंदगी के लिए एक आइडिया कि एक स्वेट शॉप के अंदर एक कोई कैपिटलिस्टिक उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, उन्हें लगता था वो ज़िंदगी की इम्प्रूवमेंट है, जबकि कुछ डॉलर्स के लिए बहुत सारे मेन, कुछ पेनीज़ के लिए बहुत सारे मेन उनकी बॉडी को एक्सप्लॉइट करते थे। कहने का अभिप्राय क्या है? राइटर कहता है कि जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं इसके बारे में बहस करूँ कि नहीं यार, ये भी कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन एक हिस्सा है मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे ब्रेन का, जो इसको अंडरस्टैंड करता है। इसलिए कहने का अभिप्राय क्या है कि हम सब ज़िंदगी के अंदर एक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, वहाँ से लीड करते हैं एक डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को हर टॉपिक के बारे में। और हमें ये लगता है जो हमारा व्यू पॉइंट है वही एक ब्लैक एंड वाइट है, वही सही है। क्योंकि जो भी डिसीज़न हम पैसे के बारे में बनाते हैं ना, हमें उस मोमेंट को लेके, उसकी इन्फॉर्मेशन को लेके, हमारा जो एक यूनिक मेंटल मॉडल है कि दुनिया कैसे काम करती है, जब उसमें प्लग करते हैं तो हमको लगता है जी ये ही ठीक है। पर याद रखिए, ऐसा हो सकता है कि आप मिस इन्फॉर्म्ड हो, आपके पास में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों की मार्केटिंग टेक्निक से प्रभावित हैं, आपको, बहुत से लोगों को ये आइडिया भी नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। आप मिस जज कर रहे हैं कि आज के दिन आप जो एक्शन ले रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जो भी पता है डिसीज़न आप अपनी लाइफ में लेते हो ना पैसे के बारे के अंदर, आपको वो बिल्कुल सेंसफुल लगता है। अपने आप को एक स्टोरी सुनाते हैं कि मैं ऐसा किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और ये स्टोरी शेप्ड है आपके अपनी ज़िंदगी के यूनिक एक्सपीरियंस से। आपको मालूम है अमेरिका के अंदर जो लॉटरी टिकट्स बिकती हैं, वो सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है? वो लोग जो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास में खाने को पैसा नहीं होता है, उसके बाद में भी
सबसे ज़्यादा लॉटरी की टिकट खरीदते हैं। आपको पागलपन लग रहा होगा, मुझे पागलपन लग रहा है, क्योंकि मैं उस इनकम ग्रुप में नहीं हूँ, आप उस इनकम ग्रुप में नहीं हैं। थोड़ा-सा सोचिए और आप इमेजिन कर पाएँगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वो ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे उन्हें एक तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह में सेविंग तो वो क्या करेंगे, वो ज़िंदगी के छोटे-छोटे खर्चों के लिए भी पूरी नहीं होती है। पे कोई गाड़ी नहीं है, कोई वेकेशन नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए कि कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये लॉटरी का टिकट जिस समय वो खरीदते हैं ना, तो उस समय उनके सामने एक सपना दिखता है उन्हें। वो सब अच्छी चीज़ें जो आपके पास में ऑलरेडी हैं, जो आप गारंटेडली लेते हैं, वो शायद उनकी ज़िंदगी में आ जाए। वो ये लॉटरी की टिकट खरीद रहे हैं एक सपने के लिए, तो ये शायद आपको नहीं समझ में आएँगे बिकॉज़ आप वो ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। हो सकता है कि आप इस रीज़निंग के साथ एग्री ना करें के लिए ये टिकटों को बाय करना जब आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, ये एक बिल्कुल ही बहुत बुरा आइडिया है। पर राइटर कहता है, मैं समझता हूँ कि किस लिए ये लॉटरी की टिकटें खरीदी जाती हैं, वहाँ पैसा लगाया जाता है। आपको पागलपन लग रहा है, पर मुझे समझ रहा है कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। तो याद रखिए कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस प्योरली डिपेंड करते हैं आपकी पर्सनल हिस्ट्री पर, आपके अपने यूनिक व्यू पॉइंट पे दुनिया के बारे में। ईगो, प्राइड, मार्केटिंग और इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो एक नैरेटिव देता है आपको, और वो नैरेटिव देता है जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल वर्क करता है। गाइस, बिफोर वी मूव फर्दर, लेट्स डिस्कवर हमें क्या चीज़ बिल्कुल ठीक लग रही है, हम उसको बिल्कुल करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में कहाँ से आ रहा है। तो मेरी माँ हमें बड़े महंगे कपड़े पहनाती थी और पता है क्या बोलती थी, खूब सारी मस्ती करनी चाहिए, मौज करनी चाहिए, खूब पहनना चाहिए, ताकि अगर ज़िंदगी में कमी भी होवे ना तो कुछ करने की इच्छा को नहीं होवे, क्योंकि थे तो सारो एक्सपीरियंस कर लियो है। और सच मानिए, मैं जब दिल्ली आई इतनी फाइनेंशियली टाइट थी तो भी मैं महंगे से महंगा कपड़ा खरीदने को दिल करता था और थोड़े पैसे कमाती थी तो खरीद भी लेती थी। अब जब ये बुक पढ़ रही हूँ तो आई एम ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग माई स्पेंडिंग बिहेवियर। मुझे लगता है ये बुक मुझे बहुत गाइडेंस देगी हाउ आई शुड मैनेज माई मनी बाय अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ मनी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस ब्यूटिफुल जर्नी टू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू सो मच।